जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमिक चैनल पर। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी बात कहनी थी कि हमारा जो चैनल है, इस पर जो भी कंटेंट रहेगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। जैसे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये मेनली सारा कंटेंट बनाया गया है। बाकी जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो मतलब बिल्कुल बिगिनर हैं, वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई एनडीए के लिए कर रहा है उसके लिए भी ये सारा कंटेंट है जो बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले हम सिटीजनशिप का मीनिंग पढ़ेंगे। सिटीजनशिप होती है फुल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, जिससे कि हम पूरे जो हमारे देश में राइट्स हैं या फिर हमें कोई ड्यूटीज़ हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है, उन सभी को हम अवेल कर सकते हैं। पर जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं या फिर इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उन्हें ऐसे कोई राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। एक सिटीज़न को ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है पॉलिटिकल और सिविल लाइफ में। बाकी वो सारे जो राइट्स हैं उन्हें अवेल कर सकता है। और हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप को, जैसे कि यूके में है, ना कि जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं उनमें सिटीजनशिप का क्या रोल है और उनमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 5, जिसमें है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक इंसान वो सिटीजन बन सकता है इंडिया का ऑन 26 जनवरी 1950, अगर वो इनमें से एक हो, जैसे कि उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसका कोई एक पेरेंट जो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट रहा हो इंडिया में 5 साल के लिए बिफोर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी से पहले अगर वो 5 साल के लिए रहा हो इंडिया में, तब उसे सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 6, जो कि है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ये इस चीज़ से डील करता है कि वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए हैं, अभी वो सिटीजन बन सकते हैं अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं और इंडिया में रह रहे हैं, या फिर अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे पर उनके पास परमिट फॉर रीसेटलमेंट है। आगे पढ़ाऊंगी, परमिट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, तो उनमें से जो तीसरा है, जैसे ये परमिट है फॉर रीसेटलमेंट, अगर हमारे पास ये होता है तब हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे कुछ डेट्स मेंशन कर रखी हैं, जैसे 19 जुलाई के बाद या पहले, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 7, जिसमें है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। मतलब जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए थे फिर वो भारत आ गए, उनको ऑटोमेटिकली सिटीजन हम नहीं मान सकते। और कब गए थे वो, जैसे माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान को आफ्टर 1 मार्च 1947, बट उन्होंने बाद में भारत को वापस आ गए थे, तो उन्हें भी परमिट फॉर रीसेटलमेंट की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूवल की। नेक्स्ट है हमारे पास परमिट कैटेगरीज, जो कि 3 तरह की होती हैं। एक होती है टेम्परेरी विजिट की, दूसरी होती है शॉर्ट स्टे की, तीसरी होती है रीसेटलमेंट की, जिससे हम एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने को। ये जो 2 होती हैं इनसे हम एलिजिबल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 8, जिसमें है सिटीजनशिप फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड। मतलब ये उन लोगों के लिए जो बाहर रह रहे हैं, कहीं अब्रॉड किसी और कंट्री में रह रहे हैं। तो वो जो लोग होंगे इंडियन ओरिजिन के जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से बिफोर 1950, वो भी सिटीजन बन सकते हैं, पर अगर उन्होंने रजिस्टर कर रखा हो एट एन इंडियन कॉन्सुलेट। अब इंडियन कॉन्सुलेट क्या होता है, ये ऑफिस होता है इंडियन गवर्नमेंट का किसी और कंट्री में, जो लोगों की हेल्प करता है उनको रहने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, या फिर स्टडी करने के लिए। आप इसको मिनी एम्बेसी भी बोल सकते हैं, मिनी एम्बेसी। मतलब अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 9, जिसमें है वॉलंटरली एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। मतलब कोई एक इंसान है, उसने वॉलंटरली बोल दिया है कि मुझे तो फॉरेन सिटीजनशिप है, मैं उसको ले रहा हूँ, तो जो इंडियन सिटीजनशिप होगी उसकी, वो ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे पास आता है आर्टिकल 10, जो कि है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। इसमें है कि अगर कोई इंसान पहले से ही सिटीजन है इंडिया का, पर वो तब तक ही सिटीजन रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे या फिर उसे चेंज ना कर दे, तो उसकी जो कॉन्टिन्यूएंस है सिटीजनशिप की वो तब तक ही रहेगी। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 11, जो कि है पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कोई जो पर्सन है वो कैसे एक्वायर करता है सिटीजनशिप कंट्री की, तो टर्मिनेट करना, सिटीजनशिप को ख़त्म कर देना, या फिर एनी अदर सिटीजनशिप मैटर हो, कोई भी अगर मैटर हो रहा हो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, तो उसमें भी जो लॉ बनाए जाएंगे वो आर्टिकल 11 के अंडर ही पार्लियामेंट बना सकती है। जैसे एग्जांपल है सिटीजनशिप एक्ट 1955।
आर्टिकल 11 वैसे ये कहता है कि पार्लियामेंट है जो डिसाइड करती है रूल्स ऑफ सिटीजनशिप को। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ये एक तरह का मेन लॉ है जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है, उसको कैसे अगर टर्मिनेट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कैसे एक्वायर कर सकते हैं, जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है बाय बर्थ। अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो तो वो कैसे एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप, पर उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। जैसे बिफोर 1 जुलाई 1987 से अगर पहले की बात हो, अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन होगा। अगर 1987 से लेके 2004 तक उसका एक पेरेंट भी इंडियन सिटीजन है, तब भी उसे बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट अगर आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद उसका अगर एक पेरेंट इंडियन है तभी सिटीजनशिप मिल सकती है, पर जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय डिसेंट। अगर कोई पर्सन है उसका जो जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन हैं, तब भी वो बाय डिसेंट उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। बट इसके भी कुछ रूल्स हैं। अगर 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात हो रही है तो उसका जो फादर है वो इंडियन होने चाहिए। बट अगर 10 दिसंबर के बाद अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका जो एक पेरेंट है वो इंडियन होना ही चाहिए। बट अगर बात आती है आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद की बात है तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए इंडियन एम्बेसी में विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन है वो सिटीजन बन सकता है बाय अप्लाइंग टू द गवर्नमेंट। और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर किसी ने इंडियन सिटीजन से शादी की है आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, वो उसको रजिस्ट्रेशन के तहत वो यहाँ पे जो सिटीजन है बन सकते हैं। या फिर कोई माइनर चाइल्ड है किसी इंडियन सिटीजन का तो वो भी रजिस्ट्रेशन के तहत यहाँ पे सिटीजनशिप उनको मिल सकती है। बाय नेचुरलाइजेशन, फॉरेनर जो हैं वो इंडिया में रह रहे हैं 12 साल से 11 साल उन्हें यहाँ पे हो जाने चाहिए और 1 साल अप्लाई करने से पहले। और उनको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए कि कोई एनिमी सिटीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कंट्रीज होती है ना, हमारे पास लिस्ट होती है कि इन कंट्रीज से नहीं होने चाहिए। उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए किसी एक इंडियन लैंग्वेज की, जो कि हमारे 8 शेड्यूल में दे रखी हैं। और उसने जो प्रीवियस उसकी सिटीजनशिप है उसको ख़त्म कर दिया हो। ये जो नेचुरलाइजेशन होती है ये नॉर्मल फॉरेनर्स के लिए है। बट अगर हम बात करते हैं किसी स्पेशल केस की, जैसे हमारे पास है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो कुछ ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं जैसे पाकिस्तान से आ रखी हैं, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से। उनमें से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनके लिए जो रूल है वो 11 साल नहीं है, उनसे घटा के 5 साल कर दिया गया है। और उन्हें अगर अप्लाई करना है इंडिया में तो सबसे पहले उन्हें 12 मंथ यहाँ पे रहना भी पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। सो देखा जाए तो टोटल मिला के उन्हें 6 साल की रेजिडेंस यहाँ पे रहना होगा, तब जाके उन्हें वो सिटीजनशिप मिल सकती है। बट ये जो हमने नेचुरलाइजेशन की बात की थी ये हमारे थे नॉर्मल फॉरेनर्स के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जब हमारे इंडिया ने कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लिया है, या फिर जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि पुडुचेरी 1962, तो वो जो वहाँ के लोग थे वो ऑटोमेटिकली हमारे जो देश के सिटीजन बन गए थे, तो वो आ जाती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के अंडर। एक समरी पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि बाय बर्थ की बात हो रही थी, बॉर्न इन इंडिया अंडर गिवन रूल्स। डिसेंट में अगर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लेना, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन, ये 5 तरीके हैं जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप। पहले तो था कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे जो हमारी सिटीजनशिप है उसको ख़त्म किया जा सकता है इंडिया में। तो उसके मोड्स क्या क्या हैं, 3 हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन में आता है कि वॉलंटरली डिक्लेयर कर दिया है कि भाई उसके पास जो डुअल सिटीजनशिप थी तो उसने खुद ही रिनाउंस कर दी। बट जो अगर कोई माइनर चाइल्ड है उसको भी ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मतलब जिस बंदे ने रिनाउंस किया है कि अगर उसका कोई माइनर चाइल्ड है तो उस पर भी ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, उसकी जो सिटीजनशिप होगी उसको भी उसी टाइम पे रिनाउंस कर दिया जाएगा। बट जब वो बड़ा होता है, जैसे मेचोरिटी, जब वो मेच्योर हो जाएगा तो खुद आके वो उसे रिज्यूम करवा सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह। हमने काफ़ी सारे जो मोड्स पीछे पढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मिनेशन, ऑटोमेटिकली लॉस ऑन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप। मतलब किसी और कंट्री की हमने एक्वायर कर ली सिटीजनशिप बिना बताए, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, उसकी जो सिटीजनशिप है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। बट ये अप्लाई नहीं होती है जब वॉर चल रही हो। वॉर में अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे नहीं इस देश में नहीं रहना, मुझे तो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है डेप्रीवेशन, वंचित कर देना।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो वो सिटीजनशिप को ख़त्म कर सकती है अगर कोई इंसान जो फ्रॉड है, डिसलॉयल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, या फिर वो कहीं किसी और कंट्री में से जेल हो रखी हो 5 साल तक की, या फिर वो कंटिन्यूसली कहीं पे रह रहा हो अब्रॉड में 7 साल के लिए विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, तब भी उसे डेप्रीवेट कर दिया जाएगा। ट्रिक टू रिमेंबर आर्टिकल्स है, तो ट्रिक तो नहीं लग रही है ये, वैसे मतलब वैसे एक समरी टाइप लिखा है, आप याद कर सकते हो 5 से लेके 11 तक, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हाँ इससे जो आर्टिकल है वहाँ पे डोमिसाइल की बात हो रही है, 6 में माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी काफ़ी सारी सिटीजनशिप। सबसे पहले आएगी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एक तरह से कार्ड बन रखा होता है जो लोग बाहर अब्रॉड में रह रहे होते हैं। ये फुल सिटीजनशिप नहीं होती है, इसमें लिमिटेड राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस दे रखे होते हैं लोगों को जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। बाद में इसको इम्प्रूव कर दिया गया था 2015 में, जब जो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI दोनों को मर्ज करके एक कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है आगे, बट क्योंकि अभी ये मर्ज हो चुकी थी, बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। OCI कौन बन सकता है? वो इंडियन सिटीज़न रहा हो पास्ट में, या फिर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सिटीज़न रहे हो इंडिया के ऑन 26 जनवरी 1950 को। अगर उसके बाद के हैं तो दे आर द चाइल्ड ऑफ, बच्चे होने चाहिए इंडियन सिटीज़न के या फिर OCI कार्ड होल्डर के। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लोग सिटीज़न है ना पाकिस्तान के, जब बांग्लादेश के, जब उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे सिटीज़न, तो वो एलिजिबल नहीं है भाई। वो क्या नहीं कर सकते हैं? इंडियन इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लैंड नहीं खरीद सकते। OCI को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है, इमोशनल और कल्चरल बॉन्ड को इंडिया से कनेक्ट करना था। बाकी जो पीपल है इंडियन ओरिजिन के, वो यहाँ पर विजिट करते रहें और अपना बिजनेस करते रहें, एंड टू स्ट्रेंथन टाइज विद द लार्ज इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। नेक्स्ट उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर उनके पास वो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, तो क्या क्या उन्हें बेनिफिट मिलेंगे? लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, वो विजिट कर सकते हैं इंडिया को कभी भी विदाउट अ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है। उनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, FRRO मतलब फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। उनको काफ़ी देर के लिए स्टे चाहिए होती है, तो रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेनिफिट सेम होते हैं NRIs की तरह ही, जैसे कि एजुकेशन में, फाइनेंस एंड बिजनेस की बात हो रही, या फिर प्रॉपर्टी ओनरशिप की। ओनली जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसके मामले में ये एक्सेप्शन आ जाती है, ये इन्हें बेनिफिट नहीं होता। बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, पर जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसे नहीं। मल्टीपल एंट्री एंड लॉन्ग टर्म स्टे इनको अलाउड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये कौन होते हैं? जो बिलोंग करते हो इंडियन एंसेस्ट्री को, बट सिटीज़न हो किसी और कंट्री के। शॉर्ट में बताया जाए तो फॉरेन सिटीज़न है जिसके कि इंडियन रूट्स रहे हों, मतलब कोई भी उनकी जो फैमिली में से है वो इंडियन रहा हो। POI किसको कंसीडर करेंगे? उनके पास कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या फिर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर वो इंडियन सिटीज़न रह चुके हों एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद, या फिर उनके जो स्पाउस हैं वो इंडियन सिटीज़न हो। बट जो सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड चाइना, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए एलिजिबल नहीं है। जो PIO कार्ड स्कीम थी वो स्टार्ट की गई थी 1999 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्कीम, जो कि 2002 में थी क्रिएट की गई थी, ताकि जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं उनको ईजिली वो यहाँ पे ट्रैवल कर सके और हमारे इंडिया के साथ जुड़े रह सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। वो इंडिया में विजिट कर सकते हैं 15 साल के लिए विदाउट वीज़ा, उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कोई स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। रजिस्ट्रेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है अप टू 180 डेज़। इससे लोकल जो पुलिस होती है FRRO, जो कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, इनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है जैसे कि NRIs हैं। एजुकेशन जो हम पीछे पढ़ के आए, अभी बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, पर एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर लैंड। लिमिटेशन क्या है? वो सिटीज़न नहीं होते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं, वही लैंड नहीं खरीद सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड, और इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है अगर उन्हें 180 दिन से ज़्यादा यहाँ पे स्टे करना है। कि 2015 में जो PIO और OCI कार्ड्स थे, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कि थी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इनका थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है मैंने यहाँ पे। तो जो सिटीजनशिप होती है, जैसे वो रहते तो उनकी फॉरेन की ही रहती है, बस एक तरह से ये कार्ड होल्डर होते हैं।
यहाँ पे 15 साल का वीज़ा मिलता है, आप जो वीज़ा फ्री यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है। FRR और रजिस्ट्रेशन आफ्टर 180 दिन के बाद करवानी पड़ती है, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे नहीं मिलते। एग्रीकल्चर नॉट अलाउड, यहाँ पे भी नहीं। इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1999 में, और ये किया गया था 2005 में। जो PIO है उसको मर्ज कर दिया गया था OCI में 2015 में। ये जो OCI है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये सिटीज़न होते हैं इंडिया के, जो कि बाहर कंट्री से रह रहे हैं काम के सिलसिले में, या फिर स्टडीज़ के सिलसिले में, या फिर किसी और रीज़न से, बट उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है और वो सारे जो राइट्स हैं उन्हें एंजॉय करते हैं। किसको कंसीडर किया जाएगा NRI? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट एंड FEMA, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत एक पर्सन NRI होगा अगर वो इंडियन सिटीज़न है बट इंडिया में नहीं रह रहा है किसी स्पेसिफाइड पीरियड से। इसके फीचर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सिटीज़न होगा इंडिया का, वो वोट कर सकता है इंडियन इलेक्शंस में। अभी आपने देखा होगा ना कि जैसे हम PIO की बात करी थी या फिर OCI की बात की थी, तो वो वोट नहीं कर सकते थे, और ना ही वो सिटीज़न होते हैं इंडिया के, ना ही वो गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उन्हें होल्ड कर सकते थे। तो ये दोनों थोड़े से मतलब तभी इन्हें मर्ज कर दिया गया था क्योंकि थोड़ी सी सेम प्रॉपर्टीज़ थी। अभी जो NRI के फीचर हैं उसमें वोट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को, लैंड खरीद सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन प्रॉपर्टी में, शेयर्स में या फिर बिजनेसेस में। रेमिटेंसीज अपनी फैमिली को भेज सकते हैं जो कि इंडिया में रह रही हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, जैसे कि उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है अगर वो इंडिया से अर्न कर रहे हों। उन्हें FEMA के जो रूल्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। अभी FEMA रूल्स कौन से आते हैं? जैसे हमारा हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हमारा आया था 1999 में। इसमें वो सारे लॉज बनाए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि जैसे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना होता है। अब इसमें आता क्या है कि जो पैसा हमारा इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर बाहर से इंडिया को आ रहा है, तो वो जो मैनेज किया जाएगा वो FEMA रूल्स के अंडर किया जाता है। और एक लिमिटेशन क्या कहती है कि वो वोट नहीं कर सकते हैं अगर वो एब्सेंट रहे हों फॉर मोर देन 6 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली। अगर वो 6 से ज़्यादा महीने के लिए एब्सेंट है हमारी कंट्री में तो वो वोट नहीं कर सकते। सारे अकाउंट टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे सिटीजन बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं तो वो ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो जो इनकम इन्होंने अब्रॉड से अर्न की है वो इस अकाउंट में डलवा सकते हैं। फिर आते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, जो इनकम इंडिया में अर्न की गई है, जैसे रेंट हो गए, डिविडेंड हो गए, वो सारे NRO में सबमिट करवाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, जो कि फॉरेन सेविंग्स होती हैं जो हम चाहते हैं कि उसको FD के रूप में ही रखा जाए। और इसमें एक चीज़ आती है कि जैसे फॉरेन करेंसी की बात हो रही है तो इसको एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, हमारी जो इंडियन रुपीज़ में उसे चेंज नहीं किया जाता, जैसे अगर फॉरेन का कोई और कंट्री की करेंसी है उसी में से रख दिया जाता है। नेक्स्ट मैंने इन सभी का डिफरेंस लिखा था यहाँ पे कि NRI, PIO और OCI तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप के मामले में देखा जाए तो ये इंडियन होता है, ये दोनों फॉरेन में काउंट होते हैं। पासपोर्ट इनके पास इंडियन का होता है, यहाँ पे फॉरेनर ही रहेंगे। वोटिंग राइट इसे होता है, इसे नहीं होता है। इनके तो सेम ही चलेंगे पॉइंट्स। वीज़ा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे 15 साल का वीज़ा फ्री होता है और लाइफ लॉन्ग यहाँ पे वीज़ा फ्री होता है OCI में। प्रॉपर्टी राइट अलाउ होते हैं, फार्म लैंड यहाँ दोनों में ही अलाउ नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब्स को होल्ड कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं कर सकते। फार्म लैंड खरीद सकते हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं, यहाँ पे नहीं खरीद सकते। इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ऑलवेज एग्जिस्टेड था। NRI जो होता है ये हमेशा ही एग्जिस्ट रहा है। जो पर्सन ये है PIO है, ये 1999 में आया था और ये जो OCI है वो 2005 में आया था। स्टेटस की बात करें तो ये एक्टिव है, इसको मर्ज कर दिया गया था OCI में ही। इसको आप अच्छे तरीके से एक बार दोबारा से देख लेना क्योंकि ये डिफरेंस होता है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, आगे आता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अभी ये एक तरह से एक्ट बनाया गया था, ये है लॉ जो चेंज करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को। जो सबसे पहले 1955 में बना था उसे चेंज करके, उसमें थोड़े से चेंज करके हमने 2019 में हम नया एक्ट लेके आए हैं, जो कि एक तरह से सिंपलर वे बताता है इंडियन सिटीजनशिप को लेना। कुछ ऐसी सर्टेन, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं जो इंडिया में आई थी हमारी 3 नेबरिंग कंट्री से। बनाया क्यों गया था? जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, तो वो रहना तो वहाँ पे स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, बट अब देखो वहाँ की जो मेजॉरिटी होगी ज़्यादातर मुस्लिम लोग होंगे, तो जो माइनॉरिटी रिलीजन्स के लोग थे उन्हें वहाँ पे काफ़ी सारे रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करने पड़े।
तो उन्हें क्या हुआ कि हमें इंडिया में आना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए, तो वो जब यहाँ पे आए तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर ट्रीट किया जाने लगा। तो फिर ये जो एक्ट बनाया गया है ये हेल्प करता है उन्हें इंडियन सिटीज़न बनाना लीगली। इसके अंडर कौन कौन सिटीज़न बन सकता है? ये जो एक्ट है हमारा इंडियन सिटीजनशिप का, ये 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को 3 कंट्री से परमिशन देता है सिटीज़न बनने की, अगर वो इंडिया में आए हैं ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुस्लिम इस जो लिस्ट है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। रिलीजन कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। कहाँ से आ रखे हैं? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। और इसके लिए प्रोसेस क्या होती है? वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम स्टे पीरियड होता है जो 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया है। जो वही हम पीछे पढ़ा था ना, एक पॉइंट वहाँ पे लिखा था स्पेशल केस, वो वही वाला स्पेशल केस यहाँ पे भी इंक्लूड होता है। और इसमें कौन कौन कवर नहीं होते हैं? जैसे 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं जो हमारे अंडर आर्टिकल 244 में दिए गए हैं। जो ट्राइबल एरियाज़ हो गए असम के, मेघालय के, मिजोरम और त्रिपुरा, इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। फिर जो सेकेंडली आते हैं इनर लाइन परमिट एरियाज़, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंडर आते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इन सभी को इंक्लूड नहीं किया गया। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कुछ फीचर्स जो कि हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इंट्रोड्यूस किसने किया था? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। पार्लियामेंट ने कब पास किया गया था? ऑन 11 दिसंबर 2019 को। लागू कब होता है ये? 10 जनवरी 2020 को। किसको अमेंड किया गया ये? सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। और जो नेचुरलाइजेशन थी उसको घटा के कर दिया 11 से 5 साल। अप्लाई होता है किन किन कंट्रीज़ को? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। रिलीजन कौन से हैं? पहले बता चुकी हूँ, 6 रिलीजन हैं। एग्जम्प्टेड एरियाज कौन से हैं? जो 6 शेड्यूल में आते हैं और एक इनर लाइन परमिट में आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। हमारे पास आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ऑफिशियल लिस्ट है ये एक तरह से, जिसमें सारे इंडियन सिटीजन का वेरवा होता है। उसका एम क्या है? आइडेंटिफाई करना जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में रह रहे हैं। अच्छे से समझना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात हो रही है यहाँ पे। इसे क्यों बनाया गया था? वही इलीगल माइग्रेंट्स को रिमूव करना, जो कि मेनली बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे ये लोग? जब 1971 में बांग्लादेश वॉर होती है तो वहाँ से लोग भाग के हमारे असम की तरफ आ जाते हैं। इसमें किस लोगों को इंक्लूड किया गया है? अगर उन लोगों के एंसेस्टर्स इंडिया में रहे हो बिफोर 24 मार्च 1971 से पहले, अगर उनके कोई एंसेस्टर इंडिया में रहे थे तो उन्हें हम इंक्लूड करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 1951 में एनआरसी को प्रिपेयर किया गया था सेंसस के बाद। जो हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 1985 में असम अकॉर्ड हुआ था, जो कि डिसाइड करना था कि अपडेट करो एनआरसी को। तो जो असम अकॉर्ड होता है वो होता है 1985 में। ये एक तरह से एग्रीमेंट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस जो लीडर्स थे असम मूवमेंट के, उनके बीच साइन हुआ था इलीगल माइग्रेंट्स को लेके, कि उनमें से यहाँ पर कौन कौन रहेंगे, कौन कौन नहीं रहेंगे। तो उसका जो डिसीजन लिया जाएगा वो एनआरसी के बेस पे लिया जाएगा। 2014 से 19 तक देखा जाए तो असम में इसको एनआरसी को अपडेट किया गया अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। 2019 में आते आते इसकी फाइनल जो लिस्ट इसको पब्लिश कर दिया गया। उसे मेंटेन किसने किया? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। लीगल बेसिस की बात करें तो सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के अंडर इसका लीगल बेसिस माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मैंने पीछे इसीलिए बोला था कि यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और ये जो आता है वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें सारे रेजिडेंट हैं इंडियंस के, चाहे वो फॉरेनर्स भी क्यों ना, उन्हें सभी को इंक्लूड किया जाता है। बट ये जो पुराना था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात हो रही थी, पहली ही लाइन में मेंशन किया है। लिस्ट ऑफ एवरीवन लिविंग इन इंडिया, इसको कौन प्रिपेयर करता है? वही सेम रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री के अंडर। लीगल बेसिस इसका भी वही है, अंडर द सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 में एक्ट आया था उसके तहत इसका लीगल बेसिस माना जाता है। इसमें वो लोगों को इंक्लूड किया गया है जो कि लोकल एरिया में मान लो किसी जगह एटलीस्ट 6 महीने के लिए रहे हों, उन्हें इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले इसे प्रिपेयर किया गया था 2010 में और इसके बाद ही सेंसस होता है 2011 में। 2015 में इसको अपडेट कर दिया जाता है। अभी जो नेक्स्ट अपडेट था वो प्लान किया गया था सेंसस 2021 में, बट कोविड-19 आ गया, उसके बाद इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी एनपीआर और एनआरसी में क्या डिफरेंस है ये देख लो। इसमें सारी होती है लिस्ट ऑल रेजिडेंट की, सिटीजन है, फॉरेनर्स हैं। इसमें सिर्फ ओनली सिटीजन आते हैं, इंडियन सिटीजन। ये हाउस होल्ड सर्वे पे की जाती है, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांगा जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और वेलफेयर पर्पस के लिए होती है, ये लीगल एंड सिटीजनशिप की वेरिफिकेशन के लिए होती है। इसको नेशन वाइड किया जाता है। और जो एनआरसी थी
वो असम में ही की गई है। हमारे पास सेंट्रल एडवर्स लिस्ट, ये एक तरह से लिस्ट बनाई गई होती है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इसमें उन लोगों के नाम रखे जाते हैं जो कि एंटी इंडियंस हो गए या फिर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे होता है ना कि बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनमें रह के लोग हमारे ही इंडिया को बुरा बोलते हैं, तो वो सारे सेंट्रल एडवर्स लिस्ट में काउंट किए जाते हैं। इसका जो यूज़ किया जाता है वीज़ा डिनाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक है जो है प्रवासी भारतीय दिवस। ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मतलब एक तरह से जो हमारे अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1951 में, तब से ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को। कौन कंडक्ट करवाती है? जैसे किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। हर 2 साल में कन्वेंशन किया जाता है। कोई जैसे होता है ना कि आउटस्टैंडिंग एनआरआईज हो गए, कोई बहुत अच्छा बाहर अब्रॉड में कोई अच्छा कर रहा है, या फिर पीआईओ, तो उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और यहीं पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।